तो दोस्तों यहाँ पे क्लास 12th ज्योग्राफी यानी भूगोल का क्रैश कोर्स आ चुका है। आप लोग को काफ़ी दिनों से इसका वेट था। तो यहाँ पे क्रैश कोर्स का जो है वीडियो 1 है। टोटल हम लोग 5 क्रैश कोर्स देखेंगे। इस क्रैश कोर्स को अगर आप कर लेते हैं तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स जो है कम टाइम में आपको तैयारी करने का एक तरीका है। यहाँ पे क्या है ना कि क्रैश कोर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, मतलब वही क्वेश्चन रहेंगे, एकदम सिलेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे जो है 4 वीडियो और देखेंगे तो टोटल हम लोग का 50 क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो अगर आप इन 50 क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। सो मेक श्योर आप पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और जो है आप इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और कोशिश करिए कि सभी क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम आने से पहले आप 1-2 दिन पहले आप इसको देख लीजिए और अच्छा से इसको तैयारी कर लीजिए। तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो क्रैश कोर्स 2 जब आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको क्रैश कोर्स अगर 2 चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए आई वांट क्रैश कोर्स 2, आप नीचे कमेंट करिए। और जो है आपको कोई किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप नीचे बता सकते हैं हमें। वैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और उसका आंसर भी साथ में हम आपको आंसर भी बता रहे हैं आज के इस वीडियो में। क्या है बहुपक्षीय व्यापार? क्या है बहुपक्षीय व्यापार? क्या है? तो यहाँ पे आंसर अब देख लेते हैं। आप आराम से सुनते हुए चलिए, बाकी जो है अब बाद में आप इसको लिख लीजिए। एक बार पहले सुन लीजिए तब जाके आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो ऐसे एक बार जब सुनिएगा और लिखिएगा तब जाके आपको तब तक में याद हो जाएगा इसका। तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। बहुपक्षीय या बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। एक देश दूसरे अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। किसमें? बहुपक्षीय व्यापार में। देश कुछ व्यापारिक साझेदारों को सार्वजनिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति प्रदान कर सकता है। तो ये हो गया बहुपक्षीय व्यापार। ये जो है कम लाइन में लिखा हुआ है, आप इसको चाहिए तो आप जो है अपने बुक से भी इसको और लिख सकते हैं और इसको काफ़ी बड़ा करके आप लिख सकते हैं, जैसे 1 पेज आधा पेज ऐसे आंसर लिख सकते हैं। हम आपको टोटल जो है यहाँ पे शॉर्ट में इसका आंसर दे रहे हैं। बहुपक्षीय व्यापार क्या है? तो बहुपक्षीय व्यापार या फिर बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। एक देश दूसरे अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। देश कुछ राष्ट्रीय साझेदारों को सार्वजनिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति प्रदान कर सकता है। तो ये हो गया बहुपक्षीय व्यापार क्या कहलाता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लिए, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आराम से आप लोग तैयारी करिए। अभी जो है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है? शुष्क कृषि। शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में अंतर क्या है? शुष्क कृषि या फिर आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे आंसर स्टार्ट करते हैं। क्या है? शुष्क कृषि पद्धति उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम होती है। क्या चीज? शुष्क कृषि पद्धति उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्षा के अभाव में यहाँ ऐसे फसल उगाई जाती है जो शुष्कता को सहन कर सके, जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार इत्यादि। अब जो है देखिए, शुष्क कृषि और यहाँ पे पूछ रहा है आर्द्र कृषि में अंतर क्या है। तो यहाँ पे शुष्क कृषि उस क्षेत्र में अपनाई जाती है जहाँ जो है वार्षिक जो है वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होता है और वहाँ पे ऐसी फसल उगाई जाती है जो कि वर्षा के अभाव में भी उपजाया जा सके। तो ऐसा कृषि में कौन कौन सा फसल आती है? तो रागी आता है, बाजरा आता है, मूंग आता है, चना आता है, ज्वार आता है और भी बहुत सारे फसल आते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल हुए। अभी अगला आगे देखते हैं क्या है। इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग के अनेक विधियां अपनाई जाती है, क्योंकि यहाँ जो है वर्षा कम होती है। तो बहुत सारी विधि से जो है वहाँ पे जल जमाव किया जाता है, फिर जाके उससे सिंचाई किया जाता है। किसमें? शुष्क कृषि में। इसके विपरीत आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्षा ऋतु में जल पौधे की जरूरत से अधिक होती है। अब देखो आर्द्र कृषि क्या होता है। आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ पर जो है वर्षा ज़्यादा होता है और वहाँ पे जो है जितना ज़रूरत होता है पौधा को उससे ज़्यादा जो है वर्षा वहाँ पे जल रहता है। तो यहाँ पे आगे क्या है? इन क्षेत्रों में वे फसल उगाई जाती है जिन्हें पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है देखो आर्द्र कृषि में ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा वर्षा होता है तो वहाँ पे जो है उस टाइप का फसल उगाया जाता है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे
उस फसल का क्या नाम है, चावल, जूट, गन्ना इत्यादि। इन सबको जो है ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा इसको सिंचाई चाहिए, तो उसके लिए जो यहाँ पे ये फसल लगाई जाती है उस क्षेत्रों में जहाँ पर जो है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, उसको आर्द्र कृषि कहते हैं। शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी आप इसको नोट भी कर सकते हैं कॉपी में, सभी को नोट कर लीजिए। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, संचार। संचार से आपका क्या तात्पर्य है? तो आंसर यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों, विचारों और दर्शन को भेजने की व्यवस्था को संचार कहते हैं। संचार का जाल एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं भेजता या प्राप्त करता है। क्या चीज़? एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों, विचारों और दर्शन को भेजने की व्यवस्था को संचार कहते हैं। संचार का जाल एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं भेजता या प्राप्त करता है। जब संचार किसको कहते हैं, कोई एक व्यक्ति है अब दूसरे व्यक्ति के साथ जो है सूचना भेजता है या फिर प्राप्त करता है, उसको जो है संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन उसी को कहते हैं। अभी आगे क्या है, इसके 3 रूप हैं। संचार के कितने रूप हैं? 3 रूप। पहला भौतिक, दूसरा तार द्वारा और तीसरा जो है वायु तरंग द्वारा। तो यहाँ पे आगे क्या है, भौतिक में क्या क्या आ जाता है, जैसे डाक सेवाएं, फिजिकली जो भेजा जाता है कुछ सामान जो है, जैसे कुछ संचार, जैसे लेटर भेजा जाता है, पत्र लिख के भेजा जाता है, वो क्या होता है, एक फिजिकली एक पेपर पे लिख के भेजा जाता है, तो वो भी एक संचार का माध्यम हुआ। तो जैसे डाक से भेजा जाता है उसको भौतिक संचार कहते हैं। तार द्वारा संचार किसको कहते हैं, जैसे टेलीग्राम या फिर टेलीफोन। टेलीफोन आप देखते होंगे पहले क्या होता था, तार से कनेक्टेड रहता था, तो उससे जो है उससे भी कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है। और आगे क्या है, वायु तरंग द्वारा, जैसे रेडियो टेलीविजन से जो आपको नॉलेज मिलता है, कुछ सूचना भेजा जाता है, न्यूज़ देखते हैं, तो उस सब को क्या कहते हैं, उस सब को भी संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। हम लोग देख लिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या था, संचार से आपका क्या तात्पर्य है। आप इसको लिख सकते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। अभी अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन, आधुनिक निर्माण उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या है। आधुनिक निर्माण उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या है। आंसर चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है क्वेश्चन, आधुनिक निर्माण उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या है। आंसर चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक निर्माण उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। सबसे पहले आधुनिक निर्माण उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं जिसमें प्लांट और मशीनरी में भारी पूंजी लगी होती है और उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इस उद्योगों की अनेक विशेषताएं होती है जिसमें जो है उत्पादन की विधि, कौशल तथा विशिष्टीकरण, मशीनों का उपयोग, प्रौद्योगिकी अभिनव परिवर्तन और जो है यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सहयोग, भारी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग, विशाल संगठन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। तो आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, आधुनिक निर्माण उद्योग के प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या है आंसर। आधुनिक निर्माण उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं जिसमें प्लांट और मशीनरी के भारी पूंजी लगी होती है। इसमें जो है प्लांट और मशीनरी में ज़्यादा पूंजी लगी होती है और उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि ये जो बड़े पैमाने के उद्योग है तो इसमें उत्पादन भी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, बड़े पैमाने पर होगा। इसमें उद्योगों को अनेक विशेषताएं होती है जिसमें उत्पादन की विधि में कौशल का विशिष्टीकरण, मतलब अच्छा उत्पादन किया जाता है, मशीनों का उपयोग, प्रौद्योगिकी अभिनव परिवर्तन और जो है कुछ चेंजेस आती है उसको जो है अपनाया जाता है, कुछ मार्केट में चेंज हुआ तो उसको भी अपनाया जाता है आधुनिक निर्माण उद्योग में। बहुराष्ट्रीय कंपनी का सहयोग, भारी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग, विशाल संगठन इत्यादि सम्मिलित होता है। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। तो आंसर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। आंसर यहाँ पे देखते हैं, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करता है, मतलब दर्शाता है। वृद्धि और विकास जो है दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करता है, दर्शाता है। अंतर यह है कि वृद्धि जो है मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, जो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, और जबकि विकास का अर्थ जो है गुणात्मक परिवर्तन से है, जो सदैव धनात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है। तो आप 5वां क्वेश्चन देख लिए, इसको आराम से एक बार और पढ़ लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तृतीय क्रियाकलाप का वर्णन करें। तृतीय क्रियाकलापों का वर्णन करें। तो आंसर अब देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था, तृतीय क्रियाकलापों का वर्णन करें। तो अब आंसर देखते हैं, यहाँ पे आंसर क्या आ जाती है, तृतीय क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप है जो किसी मूर्त वस्तु का उत्पादन न कर केवल सेवा प्रदान करती है। आप समझ लीजिए, तृतीय क्रियाकलाप क्या है, वह क्रियाकलाप जो किसी मूर्त वस्तु
का उत्पादन न करके केवल सेवा प्रदान करता है। देखो कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करता, जैसे जो है पहले किसी चीज़ का, जैसे चीनी का उत्पादन नहीं होता, ऐसे कुछ कोई भी चीज़ का उत्पादन नहीं होता, बस यहाँ पे सेवा प्रदान किया जाता है। तो वो सेवा प्रदान क्या 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 किया जाता है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। इनमें जो है मिस्त्री, प्लम्बर, रसोइया, वकील, शिक्षक आदि के व्यवसाय सम्मिलित हैं। व्यापार परिवहन, संचार, प्रशासन, मनोरंजन संबंधी कार्य और सेवाएं कुछ अन्य तृतीय क्रियाकलाप हैं। वास्तव में तृतीय क्रियाकलाप सेवाएं हैं। अब देखो यहाँ पे कोई वस्तु का जब उत्पादन होता है उसको जो है यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप में नहीं रखा जाएगा। जब जो है कोई सेवा प्रदान किया जाता है, जैसे टीचर कोई रहता है, कोई वकील रहता है, कोई मिस्त्री रहता है, तो इस टाइप का जो रहता है वो जो सेवा प्रदान करता है उससे जो आपको नॉलेज मिलता है, कुछ आपको आराम मिलता है, उससे आपको जो कंसिडरेशन मिलता है उसी को जो है यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप में रखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लिए। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं? मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो आंसर चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं मानव स्वास्थ्य पर। तो आंसर यहाँ पे है वायु प्रदूषण से फेफड़ों, हृदय, स्नायु तंत्र और परिसंचरण तंत्र के रोग होते हैं। वायु प्रदूषण से सबसे अधिक जो है खतरा बच्चों का होता है। बच्चों को होता है किससे? वायु प्रदूषण से सबसे अधिक खतरा जो है बच्चों को होता है, क्योंकि इसका जो है सीधा प्रभाव फेफड़ों पर पड़ता है। तो बच्चा को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इससे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक हानियाँ भी होती है। तो देख लिए मानव स्वास्थ्य और वायु प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका भी आंसर हम लोग देख लिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक का देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अभी देखिए। क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति की व्याख्या करें। हरित क्रांति की व्याख्या करें। आंसर में यहाँ पे क्या आ जाती है? क्वेश्चन था हरित क्रांति की व्याख्या करें। आंसर में देख लेते हैं। 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अपनाई गई नीति को हरित क्रांति कहते हैं। क्या है आंसर? 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अपनाई गई नीति को हरित क्रांति कहते हैं। ये जो लाइन अच्छे से याद कर लीजिए। अब आगे क्या आती है? वास्तव में इस काल में अधिक उत्पादन देने वाला गेहूं और चावल की किस्में को पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद के साथ, आगे देख लेते हैं, रासायनिक खाद के साथ अपनाया गया। ठीक है। हरित क्रांति ने कृषि के प्रयुक्त कृषि निवेश जैसे उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि कृषि आधारित उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योग के विकास को प्रोत्साहन दिया। हरित क्रांति का दूरगामी प्रभाव यह हुआ कि रासायनिक खाद और अधिक सिंचाई के कारण जो है कृषि भूमि का निम्नीकरण हुआ और उत्पादन में कमी होने लगी। तो ये हो गया क्या चीज़ का आंसर? हरित क्रांति की व्याख्या करें। इसका भी हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप आराम से इसको वीडियो को रोक के कॉपी पे लिख सकते हैं। और 9 और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद क्या है? आंसर यहाँ पे क्या आ जाती है? पर्यावरणीय निश्चयवाद या फिर नियतिवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद या फिर नियतिवाद एक पुरानी विचारधारा है। यह एक जो है निश्चयवाद क्या है? एक विचारधारा है, पुरानी विचारधारा है। इसके अनुसार विकास और प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने प्रकृति के आदेश के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसके कारण जो है मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी, मतलब पुराना जो था वो जो है सामाजिक विकास की व्यवस्था जो है पुराना था। किसके कारण? निश्चयवाद के कारण। और प्रौद्योगिकी की स्तर जो है अत्यंत निम्न था। प्रौद्योगिकी जो है बहुत कम होता था और उसका स्तर बहुत कम था। यह अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचन्नता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। इससे मनुष्य का स्थान गौण था। इसमें मनुष्य का स्थान जो गौण था। यह निश्चयवाद क्या है इसका हम लोग देख लिए। आप आराम से वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिए, फिर से एक बार पढ़ लीजिए निश्चयवाद क्या है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग 9 और क्वेश्चन देख लिए। अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में अवरक के विस्तार का विवरण दे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। भारत में अवरक के वितरण का विवरण दे। अवरक के वितरण का विवरण दे भारत में। आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लिया। अब आंसर क्या है यहाँ पे?
भारत विश्व का सबसे बड़ा अवरक उत्पादक देश है। अवरक सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है विश्व में? तो भारत में। अब जो है और क्या है आगे, भारत विश्व का सबसे बड़ा अवरक उत्पादक देश है और यह विश्व का 80% अवरक उत्पादन करता है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, यह विश्व का जो है 80% और अवरक जो है एक केवल भारत उत्पादन करता है। भारत के कुल उत्पादन का 60% जो है झारखंड से आता है, 25% राजस्थान से, और यहाँ पे 12% आंध्र प्रदेश से तथा 3% जो है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा से प्राप्त होता है। भारत में अवरक का विस्तार इस प्रकार है। अभी आप लोग एक बार फिर से इसको देख लीजिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा अवरक उत्पादक देश है और यह विश्व का 80% अवरक उत्पन्न करता है। भारत के कुल उत्पादन का 60% झारखंड से, 25% राजस्थान से, 12% जो है आंध्र प्रदेश से तथा 3% जो है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा से प्राप्त होता है। भारत में अवरक का विस्तार इस प्रकार है। तो पहला झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो झारखंड का आप देख लेते हैं। झारखंड में उच्च कोटि का अवरक कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह इत्यादि में 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। और राजस्थान में क्या है, राजस्थान में अवरक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से उदयपुर तक विस्तृत है। और आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अवरक का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन भी देख लिए। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या था, भारत में अवरक का वितरण का विवरण दे। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए और यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए और बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और नहीं याद हुआ है तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए चला के। काफ़ी कम टाइम में वीडियो ये बना है और क्रैश कोर्स जो है आप आराम से करते चाहिए। टोटल और 4 क्रैश कोर्स और आएगी, उसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपको ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो हम लोग लाते हैं अगले क्रैश कोर्स, तब उसी में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।